सोचिए, साल है 2025, महीना सितंबर का। नेपाल की गलियों में, सड़कों पर गुस्सा जैसे उबल रहा है और देश एक बड़ी उथल-पुथल की कगार पर खड़ा है। एक ऐसी चिंगारी भड़की है जिसने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये संकट इतना गहराया कैसे। ये नारा हत्यारा सरकार, ये सिर्फ शब्द नहीं है। ये वो गुस्सा है, वो आक्रोश है जो सड़कों पर गूंज रहा था। प्रदर्शनकारी अपनी ही सरकार को हत्यारा कह रहे थे। ये उस गहरे गुस्से और विश्वासघात की भावना को दिखाता है जो लोगों, खासकर नौजवानों के मन में घर कर गई थी। और यह गुस्सा ये सिर्फ नारों तक सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द इसने एक भयानक हिंसा का रूप ले लिया। देश ने वो मंजर देखे जिसने सबको अंदर तक हिलाकर रख दिया। देखिए, हालात कितनी तेजी से बिगड़े। हिंसा की आग देश के सबसे ताकतवर लोगों तक पहुंच गई। पूर्व प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर सरेआम हमला हुआ। बात यहीं नहीं रुकी। एक और पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनाल, उनके घर को ही आग लगा दी गई और इस हादसे में उनकी पत्नी की दुखद मौत हो गई। यहाँ तक कि जो उस वक्त के प्रधानमंत्री थे, केपी शर्मा ओली, उनके घर को भी नहीं बख्शा गया। और इन सब के बीच सोशल मीडिया पर नेताओं के हेलीकॉप्टर से भागने की तस्वीरें वो जैसे इस पूरी अराजकता का चेहरा बन गई। तो सवाल यही उठता है कि आखिर नेपाल इस मोड़ पर पहुंचा कैसे? अचानक ऐसा क्या हुआ कि देश जल उठा? इन सब के पीछे की असल वजहें क्या थीं? इस पूरे आंदोलन की, इस पूरी बगावत की कमान थी देश के नौजवानों के हाथ में, जिन्हें हम जेन ज़ी कहते हैं। ये उनकी पीढ़ी का विद्रोह था। एक ऐसा विद्रोह जिसमें एक नई तरह की ऊर्जा और एक अलग ही तरह का गुस्सा था। तो इस विद्रोह की तात्कालिक वजह क्या बनी? वो एक चिंगारी क्या थी? वो था सरकार का एक फैसला। उन्होंने फेसबुक, यूट्यूब और एक्स यानी ट्विटर जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। अब यहाँ सरकार की दलील और लोगों की हकीकत के बीच एक बहुत बड़ी खाई नजर आती है। सरकार ने ऑफिशियली क्या कहा कि भाई, हम तो बस उन प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट कर रहे हैं जिन्होंने हमारे देश में रजिस्टर नहीं कराया है। लेकिन देश के युवाओं ने इसे कैसे देखा? उनके लिए ये कोई टेक्निकल मामला नहीं था। उनके लिए ये उनकी आज़ादी पर, उनकी आवाज़ पर एक सीधा हमला था। देखिए, जेन ज़ेड के लिए ये प्लेटफॉर्म सिर्फ टाइम पास या मनोरंजन का साधन नहीं थे। ये उनकी दुनिया थी। यही वो कनेक्ट करते थे, अपनी बात रखते थे और ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे को संगठित भी करते थे। तो जब ये बैन लगा तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनकी आवाज़ ही छीन ली हो, उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही हो। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सोशल मीडिया बैन, ये सिर्फ एक चिंगारी थी। बारूद तो सालों से इकट्ठा हो रहा था। ये गुस्सा सिर्फ इंटरनेट बंद होने का नहीं था, बल्कि इससे कहीं ज़्यादा गहरा था। तो चलिए अब उन गहरी वजहों में उतरते हैं जो सालों से नेपाल के समाज के अंदर ही अंदर पनप रही थीं और इस बड़े विस्फोट का कारण बनी। असल मुद्दे तो कहीं ज्यादा गहरे थे, कहीं ज्यादा पुराने। सोचिए, सालों से देश को भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद ने अंदर से खोखला कर दिया था। ऊपर से बेरोजगारी आसमान छू रही थी, युवाओं के पास मौके नहीं थे, भविष्य को लेकर एक निराशा का माहौल था। और इसका नतीजा ये हुआ कि लोगों का सरकारी संस्थानों से, सिस्टम से भरोसा ही उड़ गया और सरकार के कुछ फैसलों को तानाशाही की तरफ बढ़ते कदम के तौर पर देखा जाने लगा। जब ये युवा अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे तो सरकार ने नरमी नहीं बल्कि सख्ती से जवाब दिया। पुलिस एक्शन में शुरुआती झड़पों में ही 19 लोगों की जान चली गई। इस एक नंबर ने 19, इसने आग में घी का काम किया, गुस्से को और भड़का दिया। लोगों का दबाव, सड़कों का गुस्सा इतना जबरदस्त था कि आखिरकार सरकार को झुकना ही पड़ा। पहले गृह मंत्री रमेश लेखक और फिर बाद में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, दोनों को इस्तीफा देना पड़ा। ये प्रदर्शनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन ये समझने के लिए कि ये गुस्सा इतना गहरा क्यों था, कि लोग अपनी जान देने और लेने पर क्यों उतर आए, इसके लिए हमें थोड़ा और पीछे जाना होगा। नेपाल के हालिया इतिहास की परतों को खंगालना होगा। इस संकट की जड़ें असल में नेपाल के पिछले 25 साल की राजनीतिक उथल-पुथल में छिपी हैं। देश की नींव ही लगातार कमजोर और अस्थिर रही है। आइए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं। 2000 के दशक की शुरुआत होती है एक क्रूर माओवादी गृहयुद्ध से। इस लंबे और खूनी संघर्ष का अंत होता है राजशाही के खात्मे से।
2008 में 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म कर दिया जाता है और नेपाल एक गणतंत्र बनता है। एक नई उम्मीद जगती है। फिर आता है साल 2015। एक नया संविधान अपनाया जाता है। लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। इस संविधान ने शांति लाने की जगह नए विवादों को, नए विरोध प्रदर्शनों को जन्म दे दिया। और इसके बाद के 10 साल, 2015 से 2025, वो तो बस गठबंधन की अराजकता का दौर बनकर रह गए। सरकारें बनती रहीं, गिरती रहीं और देश राजनीतिक संकट में फंसा रहा। तो इस पूरी अस्थिरता के पीछे कुछ पैटर्न बार बार नजर आते हैं। एक तरफ देश की जो बड़ी पार्टियां हैं, माओवादी, यूएमएल, नेपाली कांग्रेस, वो सत्ता के लिए लगातार एक दूसरे से लड़ती रहीं। दूसरी तरफ जो हाशिए पर पड़े समूह थे, उन्हें लगा कि नई व्यवस्था में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। उनका गुस्सा बढ़ता गया। इसी वजह से जो भी गठबंधन सरकारें बनी, वो हमेशा कमजोर रहीं, टिक नहीं पाईं। और इन सबके ऊपर भारत और चीन का पड़ोसी होने का भू राजनीतिक दबाव भी हमेशा बना रहा। इन सबने मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो एक तरह से पूरी तरह फेल हो चुका था। तो अब हम देख सकते हैं कि कैसे दशकों की ये अस्थिरता, ये नाकामी, ये गुस्सा इकट्ठा होकर 2025 के इस महाविस्फोट का कारण बना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये चक्र कभी टूटेगा? तो यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि 2025 का ये विद्रोह कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। ये तो उस पूरी पीढ़ी की हताशा का, निराशा का नतीजा था, जिसने जन्म से ही एक टूटे हुए, एक नाकाम सिस्टम के अलावा कुछ देखा ही नहीं था। और यही हमें इस विश्लेषण के आखिर में एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। दशकों की इस उथल-पुथल के बाद क्या ये नई पीढ़ी जो बदलाव की आग लेकर सड़कों पर उतरी है, वो नेपाल के भविष्य को एक नया आकार दे पाएगी? क्या वो इस चक्र को तोड़ पाएगी?